नमस्कार दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के टॉपिक की। और टॉपिक आपके सामने आ गया है सस्टेन्ड यील्ड मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। देखिए 2024 के जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम हुआ था कंडक्टेड बाय यूपीएससी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सस्टेन्ड यील्ड मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो इसलिए इस टॉपिक को मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे मिलते जुलते और प्रश्न भी आ सकते हैं, वो भी इसमें हम चर्चा करेंगे। तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो ये टॉपिक जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेन एग्ज़ाम इंटरव्यू हो या फिर स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के एग्ज़ाम जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करते हैं, फॉरेस्ट रेंजर्स एग्ज़ाम, या फिर फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये आज का टॉपिक यूजफुल रहेगा। और आप ऐसे में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी पे ये ऐसे पूछे जाते हैं तो बहुत सारी इसमें बिंदु ऐसे रहेंगे आज के मेरे इसमें, जो आप उसमें उन एसेज में भी उसको इंक्लूड किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले तो फिर यील्ड की डेफिनेशन समझ लीजिए। तो यील्ड यानी कि YIELD, यील्ड इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रीज दैट कैन बी हार्वेस्टेड एट ए गिवन टाइम और द नंबर ऑफ स्टेम्स दैट कैन बी रिमूव्ड एनुअली। तो जनरली जो ये यील्ड होता है ये ईयरली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। और मैंने एनुअल यील्ड कैसे कैलकुलेट करना है इस पर एक डिटेल्ड वीडियो में डाल चुका हूँ। एनुअल यील्ड कैलकुलेट करने से पहले ग्रोइंग स्टॉक कैसे निकालना है, क्योंकि ग्रोइंग स्टॉक अगर निकलेगा तभी अपन एनुअल यील्ड निकाल पाएंगे। तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसे वीडियो को दोनों को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये सारा समझ आएगा। तो ये जो यील्ड है ये इट इज़ ए की कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है विच एम्स टू मेंटेन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फॉरेस्ट विदाउट डिग्रेडिंग इट। बिना फ्यूचर की प्रोडक्टिविटी को डिग्रेड करते हुए जो यील्ड निकाल सकते हैं वो एक्चुअल यील्ड होता है। और सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट ये तभी कहलाता है जबकि प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज ना करें, डिग्रेड ना करें। ऑलरेडी हमारी जो प्रोडक्टिविटी है जो हमारे फॉरेस्ट की, जिसकी यूनिट मैंने लिखी हुई है क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर पर ईयर, यानी कि 1 हेक्टेयर में से प्रति वर्ष कितना अपन क्यूबिक मीटर माल निकाल सकते हैं, टिम्बर निकाल सकते हैं। तो ये ऑलरेडी हमारे फॉरेस्ट की तो वर्ल्ड के फॉरेस्ट्री की तुलना में बहुत कम है, 1/3 है। हमारे एवरेज प्रोडक्टिविटी हमारे फॉरेस्ट की लगभग 0.7 क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर, ये भी 1987 में निकाली गई थी। और उस समय ये वर्ल्ड की एवरेज फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी थी 2.1 क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर पर ईयर, यानी कि हमारी 1/3 है वर्ल्ड से। तो फर्दर डिग्रेड इसे कर देंगे तो बिल्कुल ही प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। तो सस्टेनेबल यील्ड फॉरेस्ट्री की जहाँ तक बात है, इट कंसीडर्स नेचुरल रिन्यूअल कैपेसिटी, अब नेचुरल रिन्यूअल कैपेसिटी ऑफ द फॉरेस्ट एज वेल एज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फॉरेस्ट। ये यील्ड कैलकुलेशन में ये दोनों एस्पेक्ट कवर करते हैं, यानी कि नेचुरल रिन्यूअल कैपेसिटी आपके फॉरेस्ट की कितनी है बाय द वे ऑफ नेचुरल रीजनरेशन, और प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी कि आपके प्रोडक्शन कैपेसिटी किस पे निर्भर करेगी, आपका स्टॉकिंग ऑफ द फॉरेस्ट क्या है, यानी कि आपका वेल स्टॉक फॉरेस्ट है, मीडियम स्टॉक फॉरेस्ट है या फिर पुअरली स्टॉक्ड फॉरेस्ट है, और आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है लैंड की, तो उस पर आपका प्रोडक्शन निर्भर करेगा। ये सस्टेनेबल यील्ड फॉरेस्ट्री में कंसीडर किया जाता है। अब आते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। तो सस्टेन्ड यील्ड मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है, जिसको हिंदी में कहते हैं टिकाऊ उपज प्रबंधन, इट इज़ एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये मैं आपको पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ। ये सस्टेनेबल यील्ड
सस्टेनेबल यील्ड मैनेजमेंट जो है, यानी कि SYM इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ SFM, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट का ही एक ये छोटा सा हिस्सा है। और ये क्या है, ये इट इज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हार्वेस्ट। अब हार्वेस्ट की जहाँ तक बात आती है तो इसमें मेनली टिम्बर होगा, और टिम्बर जब निकलेगी तो देखिए फायरवुड तो अपने आप निकल आएगा, क्योंकि जो पेड़ को आप काटेंगे उसका जो टॉप पोर्शन होता है, जिसे कहते हैं लॉफ्ट एंड टॉप्स, वो पोर्शन एज फायरवुड इस्तेमाल होता है। आपकी साइड ब्रांचेज वो भी फायरवुड के रूप में इस्तेमाल होंगी। तो टोटल हार्वेस्ट, मैक्सिमम हार्वेस्ट एक्टिविटी दैट कैन अकर विदाउट डिग्रेडिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फॉरेस्ट। ये आपका सस्टेन्ड यील्ड की डेफिनेशन है, सस्टेन्ड यील्ड की। इट मीन्स दिस अलाउज द फॉरेस्ट रिसोर्स टू रीजनरेट एंड रिमेन इनडेफिनेटली अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन। यानी कि आपका सस्टेन्ड यील्ड आप निकालेंगे तभी वो फॉरेस्ट को रीजनरेशन का टाइम मिलेगा, क्योंकि एक रात में तो रीजनरेशन हो नहीं जाएगा। इट रिक्वायर सम टाइम टू रीजनरेट, और रीजनरेशन नहीं होगा तो भाई फ्यूचर जनरेशन के लिए जंगल कैसे बनेगा। तो ये इसका कंसेप्ट है। तो इस सस्टेन्ड यील्ड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी वुड इंश्योर दैट द रेट ऑफ ट्री हार्वेस्टिंग डज नॉट एक्सीड द रेट ऑफ न्यू ट्री ग्रोथ। अब आपको मैं एक मोटी सी बात बता रहा हूँ कि सस्टेन्ड यील्ड मैनेजमेंट को अगर सिंगल सेंटेंस में डिस्क्राइब करना हो तो ये सिंगल सेंटेंस रहेगा जो रेड कलर में लिखा है। इसमें एनुअल वर्ड और जोड़ लीजिए कि एनुअल हार्वेस्ट डज नॉट एक्सीड एनुअल ग्रोथ और एनुअल इंक्रीमेंट। यहाँ एनुअल इंक्रीमेंट का मतलब है एनुअल वॉल्यूम इंक्रीमेंट, यानी कि एक साल में आपके जंगल में एक पैच, गिवन पैच ऑफ फॉरेस्ट में एक साल में जितना वॉल्यूम इंक्रीमेंट हो रहा है उसी को ही हार्वेस्ट करना है, बाकी जंगल को बचा के रखना है। ये आपका सस्टेन्ड यील्ड मैनेजमेंट का कंसेप्ट है। तो मेजॉरिटी ऑफ फॉरेस्ट मैनेजर्स इन मैनी कंट्रीज कंसीडर दैट सस्टेन्ड यील्ड फॉरेस्ट्री इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। बिल्कुल सही बात है, मैं भी यही मानता हूँ कि सस्टेन्ड यील्ड फॉरेस्ट्री बोल लीजिए या सस्टेन्ड यील्ड मैनेजमेंट बोल लीजिए, ये सस्टेन्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट का ही एक छोटा सा हिस्सा है। अब आइए इफ्रो की डेफिनेशन क्या है। इफ्रो, एज यू नो, IUFRO, it is a non-profit, non-governmental organization having headquarters at Vienna, Austria, and IFRO promotes international cooperation in forestry research among various countries जो उसके मेंबर्स हैं। अब IFRO भी यही बोलता है, ये कहता है IFRO, इसकी डेफिनेशन सस्टेन्ड यील्ड की क्या है, ए यील्ड दैट ए फॉरेस्ट can produce continuously at a given intensity of management without impairment of the productivity of the land। यानी कि हर एक डेफिनेशन में प्रोडक्टिविटी तो सेंटर स्टेज पे है, आपकी प्रोडक्टिविटी को डाउनग्रेड किए बिना जो आप प्रोड्यूस निकाल सकते हैं वो आप सस्टेन्ड यील्ड कहलाती है। इट इम्प्लाइज कंटिन्यूअस फॉरेस्ट प्रोडक्शन टू अचीव ए बैलेंस बिटवीन इंक्रीमेंट्स एंड कटिंग। वही जो पिछली स्लाइड में मैंने कहा कि जितना आपका एनुअल इंक्रीमेंट है वॉल्यूम का, उसी को ही आपको कटिंग करना है या हार्वेस्ट करना है। अब ये एक एग्जांपल से समझ लीजिए, एक मोटा सा एग्जांपल है कि अगर आपने 10 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में रख दिए एक बैंक में, तो मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट में डाल दिए FD में फॉर 1 ईयर, और उसका एनुअल इंटरेस्ट है 7%। इसका मतलब है कि यू वुड अर्न ₹70,000 पर ईयर और ₹5,833 पर मंथ, दोनों एक ही बात है, एज एन इंटरेस्ट। एंड दिस इंटरेस्ट इज टू बी यूटिलाइज वाइल ₹10 लाख इज टू बी केप्ट इंटैक्ट। यानी कि आप वो 10 लाख को मत छीड़िए, उसके इंटरेस्ट को ही कंज्यूम कीजिए ताकि आपका 10 लाख बैंक में सुरक्षित रहे। यही हमारा इसका कंसेप्ट है सस्टेन्ड यील्ड का, कि आप जंगल को सुरक्षित रखिए, जंगल का जो एनुअल इंक्रीमेंट है वॉल्यूम का उसी को हार्वेस्ट कीजिए, कंज्यूम कीजिए। तो ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा सस्टेन्ड यील्ड मैनेजमेंट का कंसेप्ट।
इसका तो लेकिन इसमें अजम्पशन लेनी पड़ेंगी। सस्टेन्ड यील्ड इज देयर फोर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन। ये अजम्पशन जरूर हैं, अगर ये अजम्पशन फुलफिल नहीं होंगी तो आपका सस्टेन्ड यील्ड कहीं पिक्चर में नहीं आएगा। तो पहली अजम्पशन क्या है, द फॉरेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड। आपको पूरा प्रोटेक्शन देना पड़ेगा उस फॉरेस्ट पैच को, पर्टिकुलरली फ्रॉम डैमेज, दस अलाउ रीजनरेशन आफ्टर हार्वेस्ट। आपको प्रोटेक्शन जंगल को किस बात का देना पड़ेगा, नंबर वन, देयर शुड नॉट बी ए फायर डैमेज, यानी कि फायर प्रोटेक्शन आपको देना है। ओवर ग्रेजिंग से आपको प्रोटेक्शन देना है। इलिसिट फेलिंग से आपको प्रोटेक्शन देना है। कोई आपका एंटोमोलॉजिकल पैथोलॉजिकल डिसीज ना लगे जंगल को। आपको वीड वहाँ पे ज़्यादा ना आ जाए, जिसको इन्वेजिव एलियन स्पीशीज कहते हैं, अदरवाइज आपका रीजनरेशन विल बी अफेक्टेड। तो इन सब चीज़ों से आपको फॉरेस्ट को बचाना पड़ेगा, प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। दूसरी अजम्पशन क्या है, द फॉरेस्ट मस्ट बी ग्रोइंग बाय रिप्लेसिंग द मैच्योर एंड ओवर मैच्योर फॉरेस्ट विच शोज नो नेट ग्रोथ विद एक्टिवली ग्रोइंग फॉरेस्ट। देखिए, फॉरेस्ट में आपके कुछ मैच्योर पेड़ होंगे, कुछ ओवर मैच्योर पेड़ होंगे, तो उनको आपको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि ओवर मैच्योर फॉरेस्ट में या ट्रीज में जो नेट ग्रोथ है वो जीरो हो जाती है, वो उसमें कोई एनुअल इंक्रीमेंट नहीं लगता है। तो देयर फोर दैट मैच्योर ट्रीज हैव टू बी रिप्लेस्ड बाई न्यू ट्रीज और न्यू सैपलिंग और सीडलिंग्स। तो फॉरेस्ट हैज, दैट्स वाई फॉरेस्ट हैज टू बी केप्ट ग्रोइंग। इट मीन्स इट इज क्लियर दैट द ह्यूमन इंटरवेंशन, ये दोनों एक्टिविटी तभी पॉसिबल होंगी जब ह्यूमन इंटरवेंशन इन द फॉर्म ऑफ सम सिल्वीकल्चरल इंटरवेंशन विल बी रिक्वायर्ड। तो अगर आप ह्यूमन इंटरवेंशन सिल्वीकल्चरल इंटरवेंशन की फॉर्म में ही होंगी, वो अगर आप नहीं देंगे तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएंगी। इट मीन्स that human intervention in the form of some silvicultural interventions will be required to get sustained yield, and this kind of intervention is called sustained yield management, SYM। तो ये कंसेप्ट है sustained yield management का। होप इट इज क्लियर। अब आते हैं सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट पे। अब सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को समझने के लिए पहले तो ये चीज़ें समझ लीजिए कि हमारे फॉरेस्ट का अर्लियर पर्सपेक्टिव क्या था और प्रेजेंट पर्सपेक्टिव क्या है। देखिए, पहले जो हम जब आज़ाद हुए 1947 में, तब से लेकर के 90 के दशक तक, और उससे पहले आप ले लीजिए आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के टाइम में, एट दैट टाइम एंड इवन अप टू 1995, टी.एन. गोदाबर्मन केस का नतीजा आने से पहले, फॉरेस्ट वर लुक्ड अपॉन मेयरली एज ए सोर्स ऑफ इनकम और रेवेन्यू। जंगल का मतलब है कि आपको, सरकार को रेवेन्यू मिलना चाहिए। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 95-96 में, बिफोर टी.एन. गोदाबर्मन केस, आई वाज DFO इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स। एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट डिवीज़न था, मिडल अंडमान फॉरेस्ट डिवीज़न, और भी फॉरेस्ट डिवीज़न थे वहाँ, जैसे साउथ अंडमान फॉरेस्ट डिवीज़न, नॉर्थ अंडमान फॉरेस्ट डिवीज़न। तो मुझे DFO का पद मिला हुआ था मिडिल अंडमान फॉरेस्ट डिवीज़न में, और हर एक फॉरेस्ट डिवीज़न को ये टारगेट दिया जाता था कि आपको इतने 1000 क्यूबिक मीटर टिम्बर हार्वेस्ट करनी है एवरी ईयर, एंड दिस इज़ योर रेवेन्यू टारगेट। 4-5 करोड़ के आसपास उस समय होता था, वो भी 95 की बात मैं बता रहा हूँ। तो एंड एवरी फोर्टनाइट रिपोर्ट, एट एवरी फोर्टनाइट वी हैड टू सबमिट ए फोर्टनाइटली रिपोर्ट रिगार्डिंग रेवेन्यू पोजीशन एंड टिम्बर एक्सट्रैक्शन पोजीशन, क्योंकि टिम्बर एक्सट्रैक्शन नहीं होगा तो आपका रेवेन्यू नहीं आएगा। जो कि रेवेन्यू, टिम्बर आप सेल करेंगे प्लाईवुड इंडस्ट्रीज को, वो प्लाईवुड प्रोड्यूस करेंगी, दे विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द लोकल पीपल, और आपके यहाँ पैसा जमा कराएंगी जो कि रेवेन्यू के फॉर्म में गवर्नमेंट अकाउंट में जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है कि फॉरेस्ट को 90 के दशक 95 तक एज ए सोर्स ऑफ इनकम या रेवेन्यू समझा जाता था, बट नाउ दिस इज नॉट द केस।
अब उनको, अब तो हमारे देश में जो इंडस्ट्रियल टिम्बर आ रहा है वो मुश्किल से 4-5% भी नहीं है जो रिजर्व फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से आ रहा है। बाकी एग्रो फॉरेस्ट्री से आ रहा है या फिर बाहर से आ रहा है, फ्रॉम इंटरनेशनल मंडी, इंटरनेशनल मार्केट्स। तो फॉरेस्ट आर द नंबर 2, फॉरेस्ट आर द स्टोर हाउस ऑफ टिम्बर एंड नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। टिम्बर के तो पहले भी थे, आज भी हैं, लेकिन NTFPs का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ गई है, क्योंकि जिसमें आपके बैम्बू है, केन है, हनी है, वेरियस काइंड ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ये सब आ जाते हैं। और ये याद रखिए कि हमारे देश के जो जंगल हैं, दे आर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल्स हु आर लिविंग बाय नियर फॉरेस्ट एंड अदर फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़। तो देखिए 27% जंगल हमारे देश में, करीबन विलेजेज हैं 6,60,000, 6,60,000 के करीब हमारे देश में गांव हैं, विलेजेज हैं। उसमें उसके 27% यानी कि अराउंड 1.7 लैक्स, 1,70,000 के करीब गांव जो हैं वो इन एंड अराउंड द फॉरेस्ट लोकेटेड हैं। तो वो टोटली डिपेंडेंट हैं फॉरेस्ट पे फॉर देयर लाइवलीहुड। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंस, सोशियो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जंगलों की बहुत है हमारे देश में खास तौर से। देन नाउ डेज फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड एज सिंक ऑफ कार्बन। 90 के दशक से पहले ये सिंक ऑफ कार्बन किसी ने सुना नहीं था क्या है, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा सकता था। लेकिन आज के क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन हैं टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि फॉरेस्ट एक्ट एज सिंक्स ऑफ कार्बन। देन फॉरेस्ट आर द रेगुलेटर ऑफ क्लाइमेट एंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। जो आपके नदियों में पानी आ रहा है वो जंगलों के कारण ही आ रहा है, तो ये भी आज के ज़माने में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। एंड आवर फॉरेस्ट आर स्पॉट्स ऑफ इको टूरिज्म। हमारे देश में आज की तारीख में 54 टाइगर रिजर्व्स हैं। एशियाटिक लॉयन हमारे देश में पाया जाता है, जो कि गिर के जंगल में गुजरात में। इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर बोथ टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर एंड एशियाटिक लॉयन, दे मूव फ्रीली, दे आर फ्रीली अवेलेबल इन द जंगल। तो ये सारे इको टूरिज्म को भी बहुत बढ़ावा मिल रहा है, जो कि पहले ऐसा नहीं था। अब नेटसल में अगर देखें तो ये दोनों टेबल से आपको समझ आ जाएगा, ये 1950s की सिचुएशन है और ये आफ्टर 1990 की सिचुएशन है। कि 50s में क्या समझा जाता था, मेजर कंसर्न जो था वो स्कैर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल टिम्बर। देखिए जंगलों से लकड़ी काट करके आपको सप्लाई की जाती थी पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज, प्लाईवुड इंडस्ट्रीज। लेकिन 88 की फॉरेस्ट पॉलिसी ने, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ने बोल दिया कि जंगलों के ऊपर निर्भर आपको नहीं रहना है। फॉरेस्ट टिम्बर है, इंडस्ट्रियल टिम्बर हैज टू बी सप्लाइड बाई फ्रॉम एग्रो फॉरेस्ट्री, और यू इम्पोर्ट द रॉ मटेरियल फ्रॉम द फॉरेन मार्केट्स। और आज की तारीख में 90 के बाद क्या हो गया, आज इंडस्ट्रियल टिम्बर को नहीं इम्पोर्टेंस दी जा रही, क्योंकि उसको तो आप बाहर से मंगाइए या एग्रो फॉरेस्ट्री पे डिपेंड करिए। आज रिक्वायरमेंट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, क्योंकि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नहीं होगी तो आपकी बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विसेज लॉस हो जाएंगी, वो दे विल बी लॉस्ट फॉर एवर। इसी तरह पहले आपका टिम्बर जो मेजर आउटपुट, फॉरेस्ट में टिम्बर, पहले टिम्बर को ही माना जाता था, लेकिन आज की तारीख में इकोसिस्टम सर्विसेज को कंसीडर किया जाता है। इस पर मैं वीडियो डाल चुका हूँ। इकोसिस्टम सर्विसेज मीन्स प्रोविजनिंग काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, रेगुलेटिंग काइंड, कल्चरल काइंड, सपोर्टिंग काइंड। तो ये सारी इकोसिस्टम सर्विसेज को ओवरऑल कंसीडर करना है, न कि टिम्बर को। पहले व्यू पॉइंट क्या था, नेचर कैन बी मैनेज्ड, लेकिन अब व्यू पॉइंट, अब हम रिजल्ट देख रहे हैं कि आप जितना नेचर को छेड़ोगे, नेचर विल बाउंस बैक विद मोर फोर्स। आप हिमालयाज में देख लीजिए, आप वेस्टर्न घाट में देख लीजिए, कितने लैंड स्लाइड हो रहे हैं, मड स्लाइड हो रहे हैं, क्लाउड ब्रस्ट हो रहे हैं।
तो दीज आर द थिंग, एक्सट्रीम इवेंट्स आर टेकिंग प्लेस, क्लाइमेटिक इवेंट्स, आप कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है, और तो ये सारी आपके नंबर ऑफ समर डेज इन पर्टिकुलर ईयर दे आर इंक्रीजिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप नेचर से छेड़छाड़ करने पे आपको पता लग रहा है कि वी हैव पुट अवर लाइफ इन डेंजर। पहले आपका सस्टेन्ड यील्ड पे ज़्यादा जोर था, लेकिन अब सस्टेन्ड यील्ड की बजाय अब ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फॉरेस्ट पे ज़्यादा जोर है। अब सस्टेनेबिलिटी में सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। पहले ये था कि स्टेट कंट्रोल के ऊपर बहुत जोर था, स्टेट का डंडा रहेगा, लेकिन अब ये है कि भाई आप जंगलों को मैनेज करना है तो यू हैव टू इन्वॉल्व लोकल पीपल, यानी कि बाय द वे ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM एंड PFM मींस पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो अभी बिना लोकल लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए, विदाउट इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटी एंड लोकल स्टेक होल्डर्स इनटू कॉन्फिडेंस, यू कैन नॉट मैनेज फॉरेस्ट्री एक्टिविटी। तो जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि सस्टेनेबिलिटी इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो ये लिखा है 4th पॉइंट, कि नाउ डेज मैनेजमेंट सीक सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का यहाँ मतलब है, ये 5-6 पॉइंट आप याद रखिए कि फर्स्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, प्रोडक्टिविटी एंड रीजनरेशन कैपेसिटी ऑफ द फॉरेस्ट इज मेंटेन्ड। ये तीनों एस्पेक्ट को ध्यान रखना है, ये मेंटेन रहने चाहिए, तभी आपकी सस्टेनेबिलिटी होगी। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जहाँ तक बात है, तो मैंने बताया कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज द इंजन फॉर वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज, जिनका मैंने अभी आप पिछली स्लाइड में नाम लिया, वेरियस काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। और रीजनरेशन कैपेसिटी, यानी कि आपका नेचुरल रीजनरेशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए, और प्रोडक्टिविटी आपकी डाउन नहीं जानी चाहिए। सेकेंडली, इकोलॉजिकल फंक्शंस आर नॉट एडवर्सली अफेक्टेड। इकोलॉजिकल फंक्शंस आपके वही हैं, पॉलिनेशन हो गया, आपका सॉइल फर्टिलिटी मेंटेनेंस, सॉइल हेल्थ इम्प्रूवमेंट, आपका वाटर शेड प्रोटेक्शन, ऑल आर दी इकोलॉजिकल फंक्शन, दे आर नॉट एडवर्सली अफेक्टेड। थर्डली है आपकी सोशियो इकोनॉमिक यूटिलिटी ऑफ द फॉरेस्ट इज नॉट डिमिनिश्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ए कंट्री लाइक इंडिया, बिकॉज एज आई मेंशन्ड अर्लियर, more than 30 to 35 crores of people living in and around the villages. जैसे कि मैंने कहा कि about 1.7 lakh villages are located around the forest or inside the forest. तो all these people depend upon forest for their livelihood. तो this is called economic and social utility of our forest. Finally, no damage is caused to other ecosystem. अब जंगल में तो बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं, फॉरेस्ट्री इकोसिस्टम में आपका वेटलैंड भी आ गया, आपका लेक भी आ गया, रिवर भी आ गई, ग्रासलैंड इकोसिस्टम आ गया, तो इनको भी आपको डैमेज नहीं करना है, तभी आप सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को बोल पाएंगे कि वी आर गोइंग टुवर्ड दी सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो फाइनली कह सकते हैं कि सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग फॉरेस्ट इन ए वे दैट मेंटेन्स बायोडाइवर्सिटी, जैसे मैंने पहले बताया। नंबर 2 प्रोडक्टिविटी, और नंबर 3 पे यहाँ लिखा है वाइटैलिटी। अब वाइटैलिटी को का मतलब है फॉरेस्ट हेल्थ। आपका फॉरेस्ट हेल्थ कब मेंटेन रहेगा? जबकि आपकी जंगल में आग नहीं लगेगी। देयर इज ए फायर प्रोटेक्शन, देयर इज ए प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, यानी कि आपका वीड वगैरह नहीं आएंगे। देयर इज प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग नहीं होगी, तभी आपका ये नेचुरल रीजनरेशन बढ़िया आएगा। देन प्रोटेक्शन फ्रॉम इलिसिट फेलिंग। तो ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्ट वाइटैलिटी आल्सो, and also ensuring that they can fulfill their ecological, economic and social function. Socio-economic function जो मैंने बताया कि because a lot of people depend upon forest in our country. And the last point is SFM also aims to do without damaging other ecosystems, wetland ecosystem, grassland ecosystem, lake, river ecosystem in the forest, they should not be affected. अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आइए कि नेचुरल फॉरेस्ट रीजनरेशन जो है वो एक बेस है। किसका बेस है?
for maintaining the forest biodiversity and productivity. बट समस्या हमारे देश में क्या है कि मोर देन 53% ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट हैव नो और इनएजुकेट नेचुरल रीजनरेशन. हमारे नेचुरल आधे से ज़्यादा जंगलों में तो नेचुरल रीजनरेशन गायब है. वो गायब है, क्या कारण है आप सोचिए. कुछ मैं मेंशन कर रहा हूँ, जैसे कि इन्वेजिव एलियन स्पीसीज हमारे जंगलों में बहुत बढ़ रहा है, स्पेशली लेंटाना का मारा, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. इसकी वजह से नेटिव स्पीसीज आर सप्रेस्ड, उनको ये ग्रो करने नहीं देता है लेंटाना की झाड़ी जो होती है. फॉरेस्ट फायर की प्रॉब्लम बढ़ रही है. मोर देन 36% ऑफ आवर फॉरेस्ट कवर इज एस्टिमेटेड टू प्रोन टू फॉरेस्ट फ्रीक्वेंट फॉरेस्ट फायर. ओवर ग्रेजिंग की प्रॉब्लम है, क्योंकि मोर देन 18% ऑफ वर्ल्ड कैटल पॉपुलेशन इज रिजाइडिंग इन इंडिया. अनक्रोचमेंट एक बड़ी भारी समस्या है जंगलों में, जो कि पॉलिटिकल रीजन बहुत बड़ा है इसका. स्टेटस ऑफ नेचुरल रीजनरेशन मैंने आपको बताया कि आधे से ज़्यादा जंगलों में तो रीजनरेशन बड़ा पुअर है बिकॉज ऑफ दीज रीजन, फॉरेस्ट फायर, ओवर ग्रेजिंग और अनक्रोचमेंट की वजह से. इलीगल कटिंग, इलिसिट फेलिंग जिसे कहते हैं, ये आप पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए, नेट पे अवेलेबल है. इसी में मेंशन किया हुआ हो कि बहुत भारी रेवेन्यू लॉस होता है, टिम्बर लॉस होता है इलीगल कटिंग की वजह से. और ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है आपका फॉडर और फायरवुड का. जंगलों की प्रोडक्टिविटी कम होने का ये भी एक बड़ा कारण है. तो ये सारे चैलेंजेस हैं सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के हमारे देश में. ये मैंने दिखाया है, ये इन्वेजिव एलियन स्पीसीज में देखिए, ये जो दिखाया गया है ये आपका है लेंटाना. ये इसका क्लोजअप व्यू है, इसका लीव्स, इसका देखो ये मार्जिन जो है ये सेरेटेड है. और ये इसका ये एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट, इसको बाहर से मंगाया था लेंटाना को, और मैक्सिको साइड से कहीं से आया था. बट नाउ इट हैज स्प्रेड टू मोर देन 50% ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट. और ये है पार्थिनियम, जिसको कांग्रेस ग्रास बोलते हैं. किसी ज़माने में गेहूं हमारे यहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में बाहर से आता था, बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन. तो वो गेहूं के साथ, व्हीट के साथ ये यूएसए से आया था पार्थिनियम. और ये माइकिनिया की प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में. देखिए पूरा पेड़ को ये कवर कर लेते हैं, तो सीडलिंग को तो ये वैसे ही डिस्ट्रॉय कर देंगे. तो देर आर 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री. 3 मोटे से पिलर आप बोल सकते हैं: इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी. इसका मतलब है इट मीन्स मैनेजिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन सच ए वे दैट बैलेंसेस, इन तीनों को बैलेंस करना है, दैट बैलेंसेस सोशल, इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इंटरेस्ट टू कीप फॉरेस्ट हेल्दी फॉर द फ्यूचर जनरेशन. देखिए यहाँ फ्यूचर जनरेशन की बात आई है, जहाँ भी सस्टेनेबिलिटी की बात आएगी वहाँ प्रेजेंट जनरेशन अलॉन्ग विद फ्यूचर जनरेशन. ये वही डेफिनेशन है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है, आपने पढ़ी होगी. सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है, गिवन बाय WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो कि 1987 में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन आई थी इन दी रिपोर्ट. कौन सी रिपोर्ट थी? आवर कॉमन फ्यूचर, जिसको ब्रूंटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं. दैट इज मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स. यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो है कि जो प्रेजेंट जनरेशन का भी ध्यान रखे और फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखे. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के भी 3 ही पिलर हैं. यहाँ पे जैसे मैंने ये 3 पिलर बताए हैं, वही 3 पिलर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के भी हैं. पहला पिलर क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड एनहांसमेंट. दूसरा है वही सोशल प्रोग्रेस, और तीसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और यही 3 इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री के भी पार्ट एंड पार्सल हैं. तो मोर और लेस वी कैन से सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे मैंने कहा कि
गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। एसएफएम प्रैक्टिस के कम से कम कुछ एग्जाम्पल्स बताइए। ये मैंने कुछ से जोड़े हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, वो आप खुद सोचिए। जैसे प्रोटेक्टिंग इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया जिसे कहते हैं, जैसे टीपर स्लोप्स को आपको बचाना है, रिवर बैंक्स में डिफॉरेस्टेशन रोकना है, वेटलैंड्स को बचाना है। तो दीज आर सम वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट एरियाज। फिर एक एसएफएम प्रैक्टिस हो सकती है प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट कन्वर्जन। फॉरेस्ट को आप दूसरे फॉर्म में ना कन्वर्ट कीजिए, एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए, माइनिंग के लिए, एनक्रोचमेंट्स के लिए, ह्यूमन पॉपुलेशन को सेटल करने के लिए। एक और प्रैक्टिस हो सकती है कंसल्टिंग लोकल कम्युनिटीज एंड स्टेक होल्डर्स इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जेएफएम और पीएफएम को बढ़ावा देना है। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट हैज टू बी इंक्रीज्ड। अनदर प्रैक्टिस कैन बी रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कैसे प्रिवेंट करेंगे, रिड्यूस करेंगे बाई प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन। और एक हो सकता है अवॉइडिंग एक्जॉटिक स्पीसीज, यानी कि इन्वेजिव एलियन स्पीसीज जो मैंने बताया, लेंटाना है, पार्थेनियम है, यूपाटोरियम है, और एक पेड़ है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, जंगल में खास तौर से ये ना आए। जूलीफ्लोरा पे तो मैं प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा यानी कि विलायती बबूल पे मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ 2 या 3, वो आप देख सकते हैं कि इसको कहाँ प्रमोट करना है, कहाँ इसको अवॉइड करना है। तो और हजार्डस केमिकल को भी आप रोकिए। कहीं कहीं आपका ये जो एंटोमोलॉजिकल पैथोलॉजिकल डिसीज हो जाती है ट्रीज में, तो केमिकल का इस्तेमाल ना करें उनको रोकने के लिए जो हजार्डस नेचर के हों। तो ये मेरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग सस्टेन्ड यील्ड मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और कोई क्लैरिफिकेशन जो हो तो मेरा ईमेल आईडी गिवन है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अमंग लाइक माइंडेड पीपल, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज इट इज़ माई फ्री ऑफ कॉस्ट सोशल वेंचर फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु आर अपियरिंग फॉर वेरियस काइंड ऑफ एग्जाम। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम वी विल कम डिस्कस सम अनदर टॉपिक। ऑल द बेस्ट। नमस्कार।